obstetrics. Let's continue the preterm labor. सो प्रीटर्म लेबर के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से हम इसको इतना डिस्कस कर रहे हैं. तो एक प्रॉब्लम तो ये होती है कि लंग्स मैच्योर नहीं होते फीटस के, एंड दूसरी प्रॉब्लम होती है कि ब्रेन मैच्योर नहीं होता है. तो लंग्स अगर मैच्योर नहीं होते हैं तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, लंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है. उसकी मैच्योरिटी कब स्टार्ट होती है, लंग्स मैच्योर होना कब स्टार्ट होता है, 34 वीक्स में. एंड कब तक मैच्योर हो जाता है लंग्स, 37 वीक्स तक मैच्योर हो जाते हैं. लंग्स की मैच्योरिटी के लिए फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिया जाता है. एंड ब्रेन मैच्योर नहीं होता है तो उसकी वजह से सेरेब्रल पाल्सी के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं. और उसको प्रिवेंट करने के लिए फिर मैग्नीशियम सल्फेट दिया जाता है जो कि एक न्यूरो प्रोटेक्टिव एजेंट है. नाउ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में देखते हैं. तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का रोल क्या होता है, एक तो लंग मैच्योरिटी को एक्सेलरेट करना, दूसरा सरफेक्टेंट के फॉर्मेशन को एक्सेलरेट करना, और तीसरा सरफेक्टेंट के रिलीज़ को एक्सेलरेट करना. तो इस सब की वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के चांसेस कम हो जाते हैं. एंड ट्रांजिएंट टैकिपनिया ऑफ न्यूबॉर्न जिसको TTP बोलते हैं उसके भी चांसेस कम हो जाते हैं. नाउ सेकेंड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का रोल होता है वेस्कुलो स्टेबिलिटी लाना. तो उसकी वजह से इंट्रावीनस हीमरेज के चांसेस कम हो जाते हैं, दैट इज़ IVH. एंड नेक्रोटाइजिंग एंडोकार्डाइटिस दैट इज़ NEC के चांसेस कम हो जाते हैं. इंडिकेशंस क्या होते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के, डेफिनेटिव इंडिकेशंस जो होते हैं उसमें पहला है प्रीटर्म लेबर अगर लेस देन 34 वीक्स का है. देन सेकेंड, अगर प्रीटर्म लेबर 34 to 36 प्लस 36 वीक्स प्लस 6 डेज़ का है तो भी ये इंडिकेशन होता है. तो अकॉर्डिंग टू ACOG इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देना होता है. अलग अलग गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग तो वैसे नहीं देना होता है, बट ACOG को हम मानते हैं तो उसमें देना होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. इसके कैवियट्स क्या हैं कि फर्स्ट, अगर पेशेंट को कोरियो एम्यूनाइटिस नहीं होना चाहिए. सेकेंड, पेशेंट को कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पहले नहीं दिया होना चाहिए, मतलब अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को का डोज वो अर्लियर भी रिसीव कर चुका है तो उसको नहीं देना इस कंडीशन में. देन थर्ड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जब भी दिया जाता है तो फिर मॉनिटर करना है न्यूनेट को हाइपोग्लाइसीमिया के लिए. ये इसके कैवियट्स हैं. देन थर्ड इंडिकेशन क्या है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को देने का, डेफिनेटिव इंडिकेशन, कि अगर सिजेरियन सेक्शन हुआ है फॉर एनी रीज़न एट लेस देन 37 वीक्स. तो 37 वीक्स के पहले अगर सिजेरियन सेक्शन है तो वो भी इंडिकेशन हुआ. अब यहाँ पे नोट करने वाली एक बात है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का जो एक्शन है ना वो इमीडिएटली शुरू हो जाता है, लेकिन उसका बेस्ट रिजल्ट जो दिखता है वो फर्स्ट डोज के 48 आवर्स बाद दिखता है. मैक्सिमम एफिकेसी जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की दिखती है वो 2 से 7 दिनों के अंदर दिखती है. देन अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का इंजेक्शन देते हैं प्रीटर्म लेबर में जो कि लेस देन 34 वीक्स है तो उस समय लंग्स मैच्योर नहीं होते हैं और 48 आवर्स इसलिए हम वेट नहीं कर सकते. तो 48 आवर्स का टाइम बाय करने के लिए, मतलब 48 आवर्स तो वेट करना ही पड़ेगा हमें, तो उस समय के लिए फिर हम टोकोलाइटिक्स को यूज़ करते हैं 48 आवर्स तक के लिए. देन सेकेंड कंडीशन, अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हम दे रहे हैं 34 to 36 वीक्स प्लस 6 डेज़ में, तो लंग्स तो मैच्योर होना स्टार्ट हो गया है, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को हम विदाउट टोकोलिटिक्स देते हैं इस कंडीशन में, क्योंकि अगर इस कंडीशन में अगर डिलीवरी भी हो जाती है तो फिर कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है. नाउ साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के, फर्स्ट हाइपरग्लाइसीमिया होता है. सो गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस की स्क्रीनिंग करना इम्पॉर्टेंट होता है, एक तो फर्स्ट विजिट में एंड दूसरा 24 to 26 वीक्स में. तो अगर फीमेल 28 वीक्स पे आती है, ये इसका क्लिनिकल इम्पोर्टेंस है कि अगर 28 वीक्स में आती है तो फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स अगर हमने दे दिया तो इसके पहले हमको गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस की स्क्रीनिंग करना ज़रूरी है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देने के पहले. तो या तो गेस्टेशनल डायबिटीज़ स्क्रीनिंग बिफोर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इंजेक्शन करेंगे हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस की, या फिर आफ्टर 5 days ऑफ इंजेक्शन, क्योंकि हाइपरग्लाइसीमिया उसका साइड इफ़ेक्ट है इसलिए. एंड मॉनिटर करेंगे हम ग्लूकोज को, ग्लूकोज की मॉनिटरिंग करेंगे मदर में. ACOG के अकॉर्डिंग अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स 34 to 36 वीक्स प्लस 6 डेज़ में दे रहे हैं तो फिर हमको न्यूनेट्स में भी मॉनिटर करना है ग्लूकोज. नाउ डोज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या होता है, 2 ड्रग्स दिए जाते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में, एक तो बीटा मिथाजोन और दूसरा डेक्सामिथाजोन.
सो डेक्सामेथासोन मोस्टली इंडिया में दिया जाता है, चीपर ड्रग होता है क्योंकि। देन मीटामेथासोन और डेक्सामेथासोन ही क्यों दिया जाता है, बाकी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्यों नहीं देते, क्योंकि ये क्रॉस कर सकता है प्लेसेंटा को, इसलिए यूज़ किया जाता है। देन मीटामेथासोन का डोज क्या होता है, 2 इंजेक्शंस होते हैं जो कि 12 mg के दिए जाते हैं हर एक इंजेक्शन, और 24 आवर्स के गैप में दिया जाता है इंट्रामस्कुलरली। एंड डेक्सामेथासोन जो होता है 4 इंजेक्शंस दिए जाते हैं उसके, जो 6 mg ईच होते हैं एंड 6 आवर्स के गैप में दिया जाता है, ये भी इंट्रामस्कुलरली दिया जाता है। देन एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का, ये होता है कोरियोएमनियोनाइटिस। एंड डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के लिए, ये नोट करने वाली बात है। देन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का रिपीट इंजेक्शन के बारे में देखें तो रिपीट इंजेक्शन नहीं दिया जाना चाहिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का, क्योंकि उसकी वजह से सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है। देन टोकोलिटिक्स के बारे में देखते हैं। टोकोलिटिक्स का सिर्फ एकमात्र रोल क्या होता है कि सिर्फ वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के लिए टाइम बाय करता है एक्ट करने के लिए, तो उसी के लिए बस यूज़ किया जाता है टोकोलाइटिक्स, और मैक्सिमम ये दिया जा सकता है अप टू 36 वीक्स, और कभी भी ये ग्रेटर देन 36 वीक्स पे नहीं दिया जाता, मोर देन 36 वीक्स पे, और कभी भी 48 आवर्स से ज़्यादा के लिए नहीं देना है टोकोलिटिक्स को। दैन फर्स्ट टाइम जो टोकोलिटिक्स दिया गया था वो फर्स्ट लाइन जो टोकोलिटिक्स होते हैं वो एक तो इंडोमेथेसिन होता है एंड सेकेंड निफेडिपिन होता है। इंडिया में जो टोकोलिटिक ऑफ चॉइस है वो निफेडिपिन है, एंड ACOG के अकॉर्डिंग 32 वीक्स तक टोकोलिटिक ऑफ चॉइस इंडोमेथेसिन होता है, और 32 से 34 वीक्स तक के लिए जो टोकोलिटिक ऑफ चॉइस होता है वो निफेडिपिन होता है। क्योंकि अगर इंडोमेथेसिन को हम ग्रेटर देन 32 वीक्स पे यूज़ करते हैं, 32 वीक्स के बाद अगर यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से प्रीमैच्योर क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस हो सकता है। तो ये मोस्ट कॉमन रीज़न है जिसकी वजह से हम इंडोमेथेसिन को यूज़ नहीं करते 32 वीक्स के बाद। एंड सेकेंड इसका रीज़न ये है कि ओलिगोहाइड्रोमनियाज हो सकता है इंडोमेथेसिन से, अगर उसको 48 आवर्स से ज़्यादा यूज़ करें तो। देन सेकेंड लाइन टोकोलिटिक्स क्या है, एडोसिबेनन, सेकेंड मैग्नीशियम सल्फेट है, थर्ड बीटा 2 एगोनिस्ट है जिसमें टर्बियोटोलिन यूज़ होता है, देन फोर्थ नाइट्रिक ऑक्साइड डोनर है जो कि नाइट्रोग्लिसरिन यूज़ होता है। देन प्रोजेस्टेरॉन एक टोकोलिटिक नहीं है। नाउ टोकोलिटिक कुछ देखते हैं, कुछ टोकोलिटिक्स जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं उसके डोज देखते हैं, मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट कौन से वो देखेंगे, एंड मैटरनल साइड इफ़ेक्ट्स क्या है एंड फीटल साइड इफ़ेक्ट्स क्या है वो देखेंगे, एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन देखेंगे। सो फर्स्ट है निफेडिपिन। तो निफेडिपिन सेफेस्ट टोकोलिटिक होता है, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है, एंड इसका डोज क्या होता है, लोडिंग डोज होता है 20 to 30 mg ओरल, एंड मेंटेनेंस डोज होता है 10 to 20 mg हर 3 से 8 घंटे में, और मैक्सिमम इसका डोज होता है 180 mg पर डे, एक दिन में। देन मैटरनल साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं निफेडिपिन के, निफेडिपिन वैसोडाइलेटेशन कराता है, तो उसकी वजह से पहला तो फ्लशिंग हो सकता है, सेकेंड हेडेक हो सकता है, सिर दर्द, थर्ड डिजीनेस, चक्कर आ सकता है, एंड फोर्थ हाइपरटेंशन हो सकता है, BP कम हो सकता है। फीटल साइड इफ़ेक्ट्स क्या है निफेडिपिन के, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है फीटल का, इसलिए सेफेस्ट है। देन कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है निफेडिपिन का, एक तो हाइपरटेंशन है, दूसरा हार्ट फेलियर अगर लेस इजेक्शन फ्रैक्शन के साथ है तो वो भी एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है। सेकेंड टोकोलिटिक है इंडोमेथेसिन। तो इंडोमेथेसिन नॉन स्पेसिफिक कॉक्स इनिबिटर होता है, ये एक एंटी प्लेटलेट ड्रग है, और इसका लोडिंग डोज कितना होता है, डोज कैसा होता है इसका, लोडिंग डोज होता है 50 to 100 mg डेली दिया जाता है, मेंटेनेंस डोज होता है 25 mg, और ये हर 4 से 6 घंटे में दिया जाता है मेंटेनेंस डोज। नाउ मैटरनल साइड इफ़ेक्ट्स क्या होता है, फर्स्ट नौसिया घबराहट होती है, सेकेंड गैस्ट्राइटिस हो जाता है, स्टमक का इन्फ्लेमेशन, देन थर्ड गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स आता है, तो जो एसिड है वो ऊपर आने लगता है, देन फोर्थ प्लेटलेट का डिसफंक्शन हो जाता है, मतलब एंटी कोएगुलेशन होने लगता है, कोएगुलेट नहीं होता ब्लड। नाउ फीटल का क्या है साइड इफ़ेक्ट इंडोमेथेसिन के केस में, अगर इसको गेस्टेशनल एज ग्रेटर देन या इक्वल टू 32 वीक्स में देते हैं, या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू 48 आवर्स देते हैं, तो उससे क्या क्या हो सकता है, एक तो प्रीमैच्योर क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसिस, एंड दूसरा ओलिगोहाइड्रोमनियाज, एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट कम हो जाता है। देन कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है इंडोमेथेसिन का, एक तो लिवर डिसीज़ में नहीं देते हैं, दूसरा किडनी डिसीज़ में नहीं देते हैं, देन थर्ड
सीवियर गैस्ट्राइटिस है तो उस केस में दे देते हैं, जैसे कि अल्सरेटिव डिसीज़। एंड फोर्थ ब्लीडिंग डायथेसिस है तो उसमें भी दे देते हैं कि ब्लीड करने लगेगा फिर ज़्यादा, प्लेटलेट डिस्फंक्शन हो जाएगा इसलिए। नाउ जो थर्ड टोकोलिटिक है वो बीटा 2 एगोनिस्ट है, उसमें सिर्फ टर्ब्यूटेलिन यूज़ किया जाता है। एंड इसमें मॉनिटर करने की ज़रूरत होती है हार्ट रेट को। अगर हार्ट रेट ग्रेटर या इक्वल टू 120 पर मिनट हो जाता है तो फिर इसको स्टॉप करना होता है। फिर ग्लूकोज एंड पोटेशियम लेवल भी हम हर 6 घंटे में मॉनिटर करते हैं। देन इसका डोजिंग क्या होता है, इसको प्रिफर नहीं किया जाता है तो डोजिंग होता है पॉलिनियन। देन बीटा 2 एगोनिस्ट टर्ब्यूटेलिन का मेटरनल साइड इफेक्ट क्या होता है, एक तो ट्रीमर्स होता है, दूसरा पाल्पिटेशन, अपनी हार्ट बीट फील होती है, थर्ड टैकीकार्डिया, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, फोर्थ हाइपरग्लाइसीमिया तो ग्लूकोज बढ़ जाता है ब्लड में, फिफ्थ हाइपोकैलीमिया, पोटेशियम कम हो जाता है ब्लड में, एंड सिक्स्थ रेयरली क्या होता है पल्मोनरी ईडिमा हो सकता है एंड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हार्ट में। now फीटल साइड इफ़ेक्ट्स क्या है टर्ब्यूटेलिन के, नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, ग्लूकोज कम हो जाएगा नियोनेट में। देन कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, टर्ब्यूटेलिन का हार्ट फेलियर होता है टैकीकार्डिया के साथ, मतलब हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी उसके साथ हार्ट फेलियर। सेकेंड डायबिटीज़ सकता है इसका, डायबिटिक अगर है पेशेंट तो वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। देन थर्ड पुअरली, फर्स्ट अगर हार्ट फेलियर है ना पेशेंट का तो वो भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा पेशेंट अगर उसकी हार्ट बीट तेज़ है और हार्ट फेलियर है। थर्ड पुअरली अगर कंट्रोल हाइपरटेंशन है पेशेंट में तो वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा टर्ब्यूटेलिन के। फोर्थ इसको कॉशन के साथ यूज़ करते हैं टर्ब्यूटेलिन को उन ऐसी फीमेल्स में जिनका रिस्क होता है ब्लीडिंग का, जैसे कि प्लेसेंटा प्रेविया के केस में। सो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।